हाँ, पिछले 3 वीडियो में हमने फ्रायड के सिद्धांत के विषय में अध्ययन किया है। चौथा जो हमारा ये वीडियो है, ये भी फ्रायड के विषय में ही हम अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित। फ्रायड का जो सिद्धांत है, फ्रायड का सिद्धांत, इस फ्रायड के सिद्धांत के विषय में हमने देखा है कि फ्रायड ने जो व्यक्तित्व का संदर्भ लिया है, यानी व्यक्तित्व के संदर्भ में जो मानवीय मस्तिष्क है, उस मानवीय मस्तिष्क के 3 विषय इससे रिलेटेड बताए हैं। मानवीय मस्तिष्क के 3 स्वरूप इन्होंने बताए थे, चेतन, अचेतन व अर्धचेतन। उसी आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के संदर्भ में जो व्याख्या की है, व्यक्तित्व के संदर्भ में मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि व्यक्तित्व के संदर्भ में मनोविश्लेषण का सिद्धांत किस प्रकार से क्रियाशील होता है। फ्रायड ने बताया है कि 3 भाग मानवीय मस्तिष्क के होते हैं। मानवीय व्यक्तित्व के 3 भाग इन्होंने बताए हैं। एक बताया है ईड जो होता है, इसका अर्थ होता है इदम, इसका अर्थ होता है इदम। ये अचेतन मन होता है हमारा, ये हमारा अचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है हमारा ये। दूसरा जो इन्होंने बताया वो है ईगो जिसको कहते हैं अहम। ये होता है हमारा चेतन मन, ये होता है हमारा चेतन मन। और तीसरा बताया इन्होंने सुपर ईगो जो होता है, इसका अर्थ होता है परा अहम, और ये हमारा अर्धचेतन मन होता है। ये हमारा अर्धचेतन जो मन होता है वह हमारा सुपर ईगो होता है। इन तीनों के विषय में इन्होंने वर्गीकरण किया है। इन तीनों के बारे में जो अध्ययन इन्होंने किया है मानव के व्यक्तित्व के संदर्भ में, उसके संदर्भ में इन्होंने बताया है कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो इन 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो होता है ये मानव का अचेतन मस्तिष्क होता है। ईड जो होता है ये एक इस प्रकार की विशेष सामग्री से भरा हुआ व्यक्तित्व होता है, जहाँ पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से संबंधित हो जाता है। तो सबसे पहले हम ईड की विशेष सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि ईड की जो विशेष सामग्री है वो किस प्रकार से कार्य करती है। ईड के बारे में इन्होंने बताया है कि ईड की विशेष सामग्री अनश्वर होती है। पहला है ईड की विशेष सामग्री, ईड की विशेष सामग्री अनश्वर होती है, यानी इसमें जो भी सामग्री चली जाती है हमारे ईड के अंदर, वो सभी विशेष सामग्री यहाँ जाकर के स्थायी रूप में संग्रहित हो जाती है। दूसरा है ईड जन्मजात होता है और यह सब मानसिक शक्तियों का स्रोत होता है। दूसरा है
इड जन्मजात होता है और यह सब मानसिक शक्तियों का स्रोत होता है। तो यानी हमारा जो इड है इसकी विशेषता है, पहला तो कि इड की विषय सामग्री जो होती है वो अनश्वर होती है। दूसरा, इड जो होता है ये जन्मजात होता है और सब मानसिक शक्तियों का ये स्रोत होता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है। तीसरी विशेषता होती है व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है तथा दुख से बचाता है। यानी हमारा जो इड होता है, हमारा जो अचेतन मन होता है, ये हमेशा आनंद चाहता है, ये अच्छा ही अच्छा चाहता है, ये बुरा नहीं चाहता। ये अपने आप की संतुष्टि चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है किसी भी हालत में। ये निकेत प्रकार है, चाहे वो गलत रास्ते से या वो सही रास्ते से, लेकिन ये अपने आप को आनंद प्रदान करने का प्रयास करता है। इसलिए यह सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी हमारा जो इड होता है, हमारा इड सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है, ये तुरंत इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है। यह तुरंत इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है। ये तुरंत इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है। ये भी एक इसकी विशेषता है कि इड जो भी इच्छा होती है हमारे मन के अंदर उत्पन्न है, उस इच्छा को ये तुरंत संतुष्ट कर देना चाहता है। दिमाग में कोई भी इच्छा आई तो ये चाहता है कि इसकी तुरंत पूर्ति हो जानी चाहिए। तो ये तुरंत इच्छाओं की क्या करता है, ये पूर्ति चाहता है। दूसरा है, ये शिशु अवस्था में सबसे अधिक होता है। छठा है, यह शिशु अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होता है। यानी हमारा जो इड होता है, ये शिशु अवस्था के अंदर सबसे अधिक सक्रिय होता है। और शिशु अवस्था में आपने देखा होगा कि जो बालक होता है वो तुरंत अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। अगर किसी खिलौने की अगर वो जिद कर लेता है तो इसका तात्पर्य है कि वो कहीं न कहीं येन केन प्रकारेण वह उस खिलौने को लेने का प्रयास करता है। इसलिए उसका जो अचेतन मन होता है वो इसको इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा होता है कि वो तुरंत उसकी जो इच्छा है वो उसकी पूर्ति हो जाए। सातवां है, यह अचेतन में कार्य करता है। इड हमेशा जो है वो अचेतन में कार्य करता है। हमारा जो इड होता है, सातवां है, इड अचेतन में कार्य करता है। हमारा जो इड होता है, हमारा इड हमेशा अचेतन मस्तिष्क के अंदर कार्य करता है, क्योंकि हमारा अचेतन जो मन होता है वही हमें हमारी इच्छाओं को जागृत करता है। यही एक संग्रह इकाई होता है। यही व्यक्ति को गलत जो संगत होती है उस गलत संगत की ओर लेकर के जाता है। एक है, इड को इच्छाओं की जननी कहा जाता है। इड को इच्छाओं की जननी
कहा जाता है। ईड को इच्छाओं की जननी कहा जाता है। यानी जितनी भी गलत या सही इच्छाएं जो हमारे मन में पैदा होती है, हमारे मन में जो उत्पन्न होती है, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा ईड होता है, हमारा अचेतन मस्तिष्क होता है। दूसरा है, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में ईड की मात्रा अधिक होती है। नौवा है, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में ईड की मात्रा अधिक होती है। ईड की मात्रा अधिक होती है। यानी जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें ईड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ईड हमेशा जो होता है वो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ही लेकर के जाता है। यानी जितनी भी गलत इच्छाएं मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है वो कहीं न कहीं इस ईड के कारण ही उत्पन्न होती है। इसलिए फ्रायड ने ऐसा कहा है कि ये ट्रू साइकी रियलिटी पर कार्य करता है। 10वां है, फ्रायड के अनुसार ईड ट्रू साइकी रियलिटी पर कार्य करता है। यानी हमारा जो ईड होता है, हमारा ईड ट्रू साइकी रियलिटी के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। यानी ट्रू साइकी रियलिटी का अर्थ होता है मानसिक रूप से जो वास्तविक है, यानी हमारे मस्तिष्क में जो विचारधाराएं होती है, स्वप्न वगैरह होते हैं, वो ऐसा मानता है कि जो सपने में हमने देखा है या स्वप्न में हम जो देख रहे हैं वही वास्तव में है। तो ये जो ट्रू साइकी रियलिटी का एक सिद्धांत होता है कि यानी मानसिक रूप से हमारे मस्तिष्क में अगर ऐसा है कि यही चीज सही है तो इसका ऐसा मानना है कि यही वास्तव में सही है। इसलिए फ्रायड ने कहा है कि ईड जो है वो ट्रू साइकी रियलिटी के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। यानी इसका तात्पर्य है कि मानसिक रूप से जो सही है वही वास्तव में सही है। दूसरा है, ईड प्रतिभा को प्रस्तुत करके अपनी इच्छा की संतुष्टि करता है। ईड मानसिक प्रतिभा को प्रस्तुत कर अपनी इच्छा की संतुष्टि करता है। यानी हमारा जो ईड होता है, हमारा जो अचेतन मन होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करके अपनी मानसिक इच्छा की संतुष्टि को प्राप्त करता है। एक है, ईड जो होता है ये सुपर ईगो का जो संबंध होता है, यानी हमारा जो ईड है और हमारा जो सुपर ईगो है, यानी दूसरा जो एक और मस्तिष्क होता है, इन दोनों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हमारे भूतकाल से होता है। तो ईड व सुपर ईगो का संबंध भूतकाल से होता है। ये जो इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने प्रस्तुत किया है कि ईड जो होता है ये हमेशा, ईड व सुपर ईगो जो होता है, इन दोनों का जो संबंध होता है हमारे भूतकाल से होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्वप्न होते हैं उन सपनों का जो संबंध है वो भी हमारे ईड से ही होता है। जितनी भी अतृप्त इच्छाएं जो हमारी होती है, असंतुष्ट जो इच्छाएं होती है, जो किसी सामाजिक बंधन के कारण जिनकी पूर्ति नहीं हो पाई है, वो हमारे ईड में जाकर के संग्रहित हो जाती है। और जब कभी भी हमारा जो चेतन मन होता है, वो चेतन मन जब चाहता है तो ईड के अंदर छुपी हुई वो जो इच्छाएं वो बाहर आ जाती है। कई बार जो हमारा ईड होता है वो अपनी उस मानसिक इच्छाओं को धीरे धीरे बाहर निकालने का कार्य करता रहता है। तो ये है ईड की विशेष सामग्री जो है उससे तात्पर्य, यानी ईड जो है वो किस किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी कौन कौन सी जो इच्छाएं होती है वो होती है। हमने पिछले वाले अध्याय के अंदर हमने अध्ययन किया था इसके बारे में कि किस प्रकार से जो फ्रायड है उन्होंने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। फ्रायड ने
दो मूल प्रवृत्तियां बताई है, दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। ये जो दो मूल प्रवृत्तियां हैं, दो मूल प्रवृत्तियां बताई है इन्होंने। एक जीवन मूल प्रवृत्ति, इसका नाम है जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को लव इंसेक्ट कहा है। इसको इन्होंने लव इंसेक्ट कहा है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हेड इंसेक्ट कहा है। इन्होंने बताया कि जीवन मूल प्रवृत्ति जो होती है, इसको इन्होंने एक नाम दिया है, और ये नाम था ईरोस का। जीवन मूल प्रवृत्ति जो है, इस जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने ईरोस का नाम दिया। जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति को ईरोस का नाम दिया है, ईरोस का नाम दिया है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनेटोस का नाम दिया है, थैनेटोस का नाम दिया। यानी इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति को ईरोस कहा है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनेटोस कहा है। ईरोस जो है वो यूनान का एक राजा था, जिसका जो प्रमुख कार्य था वो नवनिर्माण करना, अच्छे अच्छे महल वगैरह ये बनवाना और अच्छे अच्छे तालाब वगैरह इनके निर्माण करवाना, ये हमेशा इसकी प्रवृत्ति रही थी। तो जिसमें जीवन मूल प्रवृत्ति की मात्रा अधिक होती है जिस व्यक्ति में, वो हमेशा नवनिर्माण या नव रचनात्मक कार्यों से संबंधित होता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति थैनेटोस का नाम इसलिए दिया है कि ये यूनान का एक राजा था जो हमेशा विध्वंसात्मक जो कार्य है वो ये करता था, यानी हमेशा इसने विनाश के कार्य किए। इसलिए इन्होंने उस राजा का नाम लेकर के अपनी इस मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनेटोस का नाम दिया, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो थैनेटोस नाम का जो राजा था, जो हमेशा विनाश कार्य करता रहता था, उसमें कहीं न कहीं मृत्यु मूल प्रवृत्ति अधिक थी। इसलिए जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने ईरोस का नाम दिया और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनेटोस का नाम दिया। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं इसके लिए कि दो भाई है, अगर मान लीजिए दोनों किसी समुद्र के बीच पर मिट्टी का घर बना रहे हैं। एक बच्चा जो है या एक बालक जो मिट्टी का घर बनाता है, दूसरा बालक आकर के अगर उसको तोड़ देता है, तो जो घर बना रहा है उस बालक के अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति की मात्रा अधिक है, जबकि जो बालक उस बच्चे के द्वारा जो घर बनाया जा रहा है उसको तोड़ने का जो कार्य कर रहा है, उसमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति की भावना अधिक है। तो ये उदाहरण हम ले सकते हैं दो बालकों का उदाहरण ले सकते हैं, बालकों का उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण, एक घर बनाता है और दूसरा तोड़ता है। तो ये उदाहरण किसका हो गया? ये उदाहरण हो गया ईरोस की प्रवृत्ति और थैनेटोस की मूल प्रवृत्ति। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक शब्द और दिया था नार्सिज्म का। जो फ्रायड ने एक तथ्य या एक तत्व और दिया था जिसका नाम था नार्सिज्म। एक शब्द दिया था इन्होंने नार्सिज्म, जिसका अर्थ होता है स्वमोह। इसका अर्थ क्या होता है? स्वमोह। नार्सिज्म का अर्थ होता है स्वमोह। यह शिशु अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होता है। यानी इस नार्सिज्म की जो अवस्था होती है ये शिशु अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होता है।
हम ये कह सकते हैं कि ये 2 से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था में नार्सिज्म की प्रवृत्ति होती है। नार्सिज्म की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि नार्सिज्म की प्रवृत्ति इस अवस्था में अधिक होने का कारण यह होता है कि बालक अपने ही रूप पर मोहित होने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी जो एक उदाहरण इनके द्वारा दिया गया, ये भी यूनान की एक दंत कथा से संबंधित माना जाता है कि नार्सिज्म नाम का एक जो देवता था, वो अपने आप को जब उसने तालाब में देखा तो वो अपने आप में या अपने ही जो स्वरूप था उसके ऊपर मोहित हो गया, तो उसको एक देवी के द्वारा श्राप दे दिया गया था, जिसके कारण वो एक लिली का फूल बन गया था। तो उसी आधार पर नार्सिज्म जो है, वहाँ पर जो लिली का फूल है उस लिली के फूल को नार्सिज्म कहा जाता है, या नरगिस का पौधा उसको कहा जाता है। उसी से ये नार्सिज्म शब्द बना है, जिसको स्वयं मोह की अवस्था कहा जाता है। तो इनके अनुसार ये शिशु अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होता है। शिशु अवस्था के अंदर बालक में अपने ही रूप के ऊपर मोहित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको इन्होंने नार्सिज्म का नाम दिया था। अब हम आते हैं ईगो के बारे में। नेक्स्ट है हमारा जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम ईगो के बारे में अध्ययन करेंगे। ईगो जिसका अर्थ होता है अहम, जिसका अर्थ होता है अहम, यानी ये हमारा चेतन मस्तिष्क होता है, यह हमारा चेतन मन होता है, यह हमारा चेतन मन होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो इसी के अंदर अभी अपलोड किया जाएगा।